आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। क्या भाजपा की आय 8,300 करोड़ होने से पूरे देश के पास संसाधन हो गए कि सरकार तो एक महीने में जीएसटी से 1,67,000 करोड़ रुपए कमाकर हाईएस्ट रिकॉर्ड हमारे से टैक्स वसूली का स्थापित करती है, और देश के 45 करोड़ लोग रोजगार ढूंढना ही बंद कर देते हैं। 84% की आय घट जाती है। जैसा मैंने कहा कि उनको अब पत्रकारों को गाली देने में भी आनंद आने लगा है। पर आपके एक मित्र जो हैं वो देश के दुनिया के सबसे 7वें बड़े अमीर आदमी बन गए, 1,000 करोड़ रुपया हर रोज कमाते हैं। ये आपको रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर भड़काएंगे और लड़वाएंगे। आपकी एलआईसी तो वो बेच देंगे, आपको लाउड स्पीकर में उलझा लेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती पर आप सबको और देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ईद का मुबारक त्योहार भी है। 30 दिन के व्रत के बाद, रोजे के बाद आज एक बार फिर ईश्वर की कृपा से देश के केवल हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब समुदायों के भाई बहन आज ईद के इस मुबारक त्योहार को, जो मोहब्बत, कुर्बानी, त्याग, परस्पर भाईचारे के लिए जाना जाता है, उसको मना रहे हैं। देश में सब, ना केवल अल्पसंख्यक पर सब देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और साथियों, आज खास तौर से उत्तर भारत में, जिसे हम बहुत चाव से मनाते हैं, आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है। आप सबको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जिसे आखा तीज कहते हैं हमारी खड़ी बोली में, अक्षय तृतीया को, उसके बारे में कहते हैं कि जो क्षय है वो कभी अक्षय नहीं हो सकता। पर आज के दिन नया व्यापार शुरू करना उत्तर भारत के कोने कोने में खास तौर से बहुत शुभ माना जाता है। पर दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े व्यापार को अक्षय तृतीया के ऐन मौके पर बेच रही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संजोया था और फिर ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट, एक एक रोड़े से बनाया था, जो इस देश की मलकियत है। साथियों, एलआईसी का नारा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो हम मोदी जी से पूछ रहे हैं, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? सच यह है कि माले मुफ्त दिलो बेरहम, यह एक पुरानी इस देश की कहावत है। दशकों से 140 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई, वह कर से खड़ी की गई कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फायर सेल में मोदी जी बेच रहे हैं। उनको दोनों हाथों से बेरहमी से लूटा रहे हैं। और अब बारी आई है एलआईसी जैसी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी कंपनी की। इसका अवमूल्यन कैसे हो गया? 2 महीने में ही देश की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें 30 करोड़ देशवासियों का हिस्सा है, 30 करोड़ देशवासियों का, अगर एक परिवार में आप 4 सदस्य मान लें
तो 120 करोड़ देशवासी हो गए। एवरेज मैंने औसत लगाई है, 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो अगर एक परिवार में 4 सदस्य मान लें तो आप यू आर लुकिंग एट 120 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया गेटिंग डायरेक्टली अफेक्टेड। एलआईसी के बारे में कुछ तथ्य आइए जरूर जान लें। एलआईसी के कुल एसेट्स सितंबर 2021 तक 39,60,000 करोड़ हैं, या अमेरिकी डॉलर 526 बिलियन। और एलआईसी का स्टॉक पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ है, क्योंकि यह तथ्य जानना जरूरी है जो मैं कह रहा हूं उसके लिए। दूसरा, एलआईसी के पास 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। एलआईसी की अप्रैल और सितंबर 2021 के बीच में इन्वेस्टमेंट से इनकम 3,35,000 करोड़ है। एलआईसी देश के 13,94,000 परिवारों को रोजगार देती है, जिसमें 12,80,000 एलआईसी एजेंट्स हैं और 1,14,000 एम्प्लॉइज हैं। एलआईसी के देश में कुल 3,542 दफ्तर हैं। एलआईसी दुनिया की 10वीं लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए, और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून यह था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा, ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें। साथियों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र उल जलूल बचकाना बातें कर देश के मुख्य धारा के मुद्दों से ध्यान भटकाते। माननीय प्रधानमंत्री या मुख्तार अब्बास नकवी या बीजेपी के मंत्रीगण तब नहीं बोलेंगे जब भिवानी में एक नौजवान फौज की भर्ती 3 साल से न होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगा बेरोजगारी के चलते। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण तब कुछ नहीं कहेंगे जब देश की संसद के सामने एक किसान फंदा लगाकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। क्या मुख्तार अब्बास नकवी को नौकरी मिलने से पूरे देश को रोजगार मिल गया? क्या भाजपा की आय 8,300 करोड़ होने से पूरे देश के पास संसाधन हो गए? भाजपा के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूंगा, थोड़ा सा झांक कर तो देखिए अपने अपने इलाकों में। 8% तो बेरोजगारी की दर और लगभग 10% शहरी बेरोजगारी की दर है। हरियाणा सरीखे भाजपा शासित प्रांतों में बेरोजगारी की दर 34-35% है, और इसमें भाजपा कांग्रेस का सवाल ही नहीं। मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं, हो सकता है हमारे किसी प्रांत में भी हो। सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि सरकार तो एक महीने में जीएसटी से 1,67,000 करोड़ रुपए कमाकर हाईएस्ट रिकॉर्ड हमारे से टैक्स वसूली का स्थापित करती है, और देश के 45 करोड़ लोग रोजगार ढूंढना ही बंद कर देते हैं।
84% की आय घट जाती है। पूरे देश में बिजली हो, रोजगार हो, महंगाई हो, उसका हाहाकार मचा है। और अगर कोई बिजली की कमी, महंगाई, बेरोजगारी के बारे में कहे तो आप उसे गालियां देते हैं। जिम्मेवारी, कर्तव्य उनका है जो 8 साल से सत्ता में हैं और 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सत्ता में आए थे। आज जवाब दीजिए, 16 करोड़ रोजगार कहां गए जो आपको देने थे? 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, 25 करोड़ का रोजगार छीन लिया। और सवाल हमसे पूछते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, सब काम बंद कर दीजिए, एक आपात बैठक बुलाइए अपने मंत्रिमंडल की और अगले 24 घंटे में इस देश में अगले 30 दिन में 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का ब्लूप्रिंट दीजिए, ताकि आए दिन बेरोजगार नौजवानों द्वारा फंदा लगाकर मौत की घाट उतर जाने की खबर अखबार और टेलीविजन की सुर्खियों से आगे बढ़ पाए। आदरणीय मित्र, जैसा मैंने कहा कि उनको अब पत्रकारों को गाली देने में भी आनंद आने लगा है। आज सवाल क्या है देश के सामने? आज सवाल यह है कि भीषण गर्मी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार कोयला जो है वो बिजली के प्लांट तक नहीं पहुंचा पा रही। हमने 3 दिन पहले आंकड़े दिए थे, 64,000 मेगावाट के बिजली के प्लांट बंद पड़े। इस देश के लगभग 180 बिजली प्लांटों में से 150 और 60 बिजली प्लांटों में या 0% कोयला है या 25% तक कोयला बचा है। उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप 1,67,000 करोड़ की टैक्स वसूली तो कर रहे हैं, पर 45 करोड़ लोग इतने हताश और लाचार हो गए कि वो रोजगार ढूंढना बंद कर चुके हैं। इसका जवाब क्यों नहीं देते? देश में 84% घरों की आय तो कम हो गई, पर आपके एक मित्र जो हैं वो देश के दुनिया के सबसे 7वें बड़े अमीर आदमी बन गए, 1,000 करोड़ रुपया हर रोज कमाते हैं। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि देश के लोग दूध क्यों नहीं खरीद पा रहे, दाल क्यों नहीं खरीद पा रहे, सब्जी क्यों नहीं खरीद पा रहे, शिकंजवे क्यों नहीं पी पा रहे? जिस देश में नींबू की शिकंजी पीना दुर्लभ हो गया हो, इसी हफ्ते जब मैं गया तो मेरे घर के पास हमारे इलाके में, प्रांत में, एक गन्ने का जूस निकालने वाला खड़ा है। उसने बोर्ड लगा रखा था, गन्ने का जूस 10 रुपए गिलास, नींबू डलवाना हो तो 20 रुपया गिलास। यह मजाक नहीं है, इस देश की वास्तुस्थिति है। पर आपको राहुल गांधी जी को गाली देने से फुर्सत मिले, वो प्रधानमंत्री हूं या भाजपा के नेता हूं। बेच LIC आप रहे हैं, जो हमने बनाई, कांग्रेस ने बनाई, देश ने बनाई, देशवासियों ने बनाई। पेट्रोलियम कंपनियां आप बेच रहे हैं, टेलीकॉम कंपनियां आप बेच रहे हैं। आसमान के जहाज से लेकर, टेलीफोन की तरंगों से लेकर, जमीन के नीचे पाताल में कोयले तक सब मोदी जी ने बोली पर लगा रखा है। यह मामला इस समय सब जुडिस है। हेमंत सोरेन जी ने कुछ गलत नहीं किया, यह हमारा मानना है। प्रथम दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है, परंतु चुनाव आयोग ने जो जवाब मांगा है वो उसका जवाब देंगे। कानून और संविधान की एक प्रक्रिया है, हम उसे पूरा कर लेंगे। पर एक बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आदरणीय मित्र, आप हेमंत सोरेन जी से सवाल पूछना है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो जवाब देंगे। पर कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप जो पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं उसका क्या जवाब है? कांग्रेस नेतृत्व ने श्री हार्दिक पटेल से बात की है, इससे ज्यादा इस समय यहां से इस मंच से कहना अनुचित होगा। आप कृपया करके जो हमारे प्रभारी हैं रघु शर्मा जी, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपके सवालों का जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, आप समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है,
कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब जब तक यहां चुनाव नहीं होंगे, यहां हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, हर रोज कुछ कोई ना कोई भड़काऊ बातें कहेगा और हर रोज झगड़े करवाएगा। मैं देशवासियों से कहता हूं, ये क्या है? जब चुनाव में 1 साल रह जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान का दंगा उस प्रांत में शुरू हो जाएगा, ताकि पूरे प्रांत को धर्म के आधार पर विभाजित कर वहां की तरक्की, वहां की बहदूदी, बढ़ोतरी, उस पर पर्दा डाला जा सके। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर, प्रांत की शांति को भंग करके, कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। हम राजस्थान हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, हम इन सब प्रांतों के भाई बहनों को कहेंगे, भाजपा के षड्यंत्रकारी एजेंडा को पहचानिए। ये आपको रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर भड़काएंगे और लड़वाएंगे, ताकि आप गैस सिलेंडर इतना महंगा 1000 का क्यों है ये सवाल ना पूछ पाएं, ताकि आप ये सवाल ना पूछ पाएं कि मेरे बेटा या बेटी के पास रोजगार क्यों नहीं, ताकि आप ये ना पूछ पाएं कि दाल जो है वो थाली से गायब क्यों हो गई, ताकि आप ये ना पूछ पाएं कि आटा इतना महंगा क्यों है, ताकि आप ये ना पूछ पाएं कि सब्जी जो है या नींबू की शिकंजी पीना दूभर क्यों हो गया। तो इन दंगों के पीछे, इन षड्यंत्रों के पीछे यही एक साजिश है। वो हर रोज, आप मुझे बताइए, लाउड स्पीकर लगाने या हटाने से हमारी जिंदगी चलेगी? आपकी LIC तो वो बेच देंगे, आपको लाउड स्पीकर में उलझा लेंगे, आपकी थाली में तो दाल होगी नहीं, खाने में बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन होगा नहीं, सरसों तेल हो या पाम ऑयल हो, घर में उसकी तो आपकी धर्मपत्नी को, मां को, बहन को बचत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका रेट हम दे नहीं सकते। डलवाने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं, भरवाने के लिए CNG नहीं, खरीदने के लिए रसोई गैस नहीं, क्या लाउड स्पीकर से वो आ जाएगी? भगवान की प्रार्थना करने के लिए जितना मैं समझ पाया हूं व्यक्तिगत तौर से, भगवान इंसान में है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरिजाघर हो, वो तो एक माध्यम है मेरे दोस्त, एकाग्रता का, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूजा के जो स्थल हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो ईश्वर के प्रति सब जिंदगी के रोजमर्रा के विचार छोड़कर एकाग्रता लगाने का वो माध्यम है। पर भगवान को ढूंढने के लिए ना आपको मस्जिद में जाना, ना मंदिर में जाना, ना गिरिजाघर में जाना, ना गुरुद्वारे में जाना, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर हैं। आप जो सामने बैठे हैं, आप में भी तो भगवान है। सृष्टि के कण कण के अंदर ईश्वर है। और जो लोग भगवान को लाउड स्पीकर लगाने और हटाने में ढूंढ रहे हैं, उन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता के अंदर ही वो कहीं ना कहीं विकृता जो है वो छुपी है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।